हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले हम 12 कहानी कर चुके हैं। आज हम 13वीं कहानी करेंगे। गैगरीन रोज नामक कहानी है। इसके लेखक है अगे। अगे का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुई थी। बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो डलहौजी जेल की से संबंधित ये कहानी है। मई 1931 ईस्वी में लिखा गया है। संग्रह है विफतगा, यानी कि ये कौन से संग्रह में संकलित है? तो विफतगा 1937 ईस्वी में प्रकाशित। इस संग्रह में कौन कौन सी कहानी सम्मिलित है? विफतगा, पगोड़ा वृक्ष, हर श्रृंगार, हरी रीति, रोज, एकलंक, दुख और तितलियां, मिलन, एकांकी तारा, अमर वलरी, कड़ियां, शत्रु। तो ये महत्वपूर्ण कहानी संकलित हैं इसमें विफतगा कहानी संग्रह में। पहला संस्करण 1937 में, रोज नाम से, फिर 5वें संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ गैगरीन नाम से। पहले जो कहानी संग्रह जो संकलित हुआ था वो 1937 में रोज नाम से हुआ था, और जो इसका 5वां संस्करण था वो 1990 में गैगरीन के नाम से प्रकाशित हुआ। इसकी विषय वस्तु देखते हैं क्या भूमिका में। यह आगे की सबसे प्रसिद्ध कहानी, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। पहाड़ी गांव का इसमें परिवेश है। गैगरीन रोज कहानी को क्या कहते हैं? नई कहानी की पूर्व पीठिका। मैं शैली में लिखी गई संवादमत कहानी है। मध्यम वर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। मैं शैली में लिखी गई संवादमत कहानी मध्यम वर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है कि किस तरह से एक नारी विवश होती है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न नारी जीवन में विवाह के उपरांत यानी कि विवाह के बाद जो आने वाले दायित्व से उत्पन्न नीरसता, यांत्रिकता और घुटन का इसमें सजीव चित्रण किया गया है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकांकीपन को यह कहानी दर्शाती है। जीवन की एक रसता और व्यर्थता को बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है। तो लेखक कितने वर्ष बाद मिलता है मालती से? 4 वर्ष बाद। विवाह के 2 वर्ष बाद लेखक को लगता है कि मालती के घर में किसी सांप की छाया है जो उसे भी वश में कर लेगा। एकल परिवार में बच्चे की स्थिति का चित्रण किया गया कि एकल परिवार में बच्चों का कैसा व्यवहार, कैसी स्थिति होती है। पात्र हैं इसमें प्रमुख। मालती है जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन या सखी है। मध्यम वर्गीय स्त्री है। विवाह पूर्व स्वच्छंद चंचल लड़की जो विवाह के उपरांत अत्यंत गंभीर स्त्री हो जाती है। महेश्वर की पत्नी है और टिट्टी की माँ है, यानी कि मालती का एक बेटा है टिट्टी। लेखक, दूसरा पात्र है लेखक, अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तन से वह चिंतित रहता है। तीसरा पात्र है महेश्वर जो मालती का पति है। पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। जो मालती का पति है वो क्या है? डिस्पेंसरी में डॉक्टर है और टिट्टी का पिता है। एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता है। टिट्टी मालती और महेश्वर का पुत्र है। तो ये थे प्रमुख पात्र। कौन कौन से थे? एक तो मालती, लेखक स्वयं और महेश्वर और टिट्टी। चार प्रमुख पात्र हैं ये।
मालती का पति कौन है? महेश्वर है। और महेश्वर का पिता है टिट्टी। और लेखक की जो दूर की बहन, रिश्तेदार की दूर की बहन या सखी लगती है। अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं डिटेल में। कहानी है गैंग्रीन रोज। लेखक आगे हैं। डलहौजी मई 1934 ईस्वी में से संबंध। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा। कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? दोपहर का समय है, सूना आंगन है, उसमें पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्श्य, किंतु फिर भी बोझल और कंप्य और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? कौन? लेखक। लेखक मालती इसके यहाँ गया मिलने। शादी 4 वर्ष बाद मिलने गया है मालती से। तो अब लेखक उसके पीछे चल दिए। अभी आए नहीं, दफ्तर में है। अब लेखक जो है मालती के पति के बारे में पूछ रहा कि वे अभी आए नहीं और थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। तो डॉक्टर महेश कितने बजे आया करते हैं? 1:30-2 बजे। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं होकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद न करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूं करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, ये क्या, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सखे का ही रहा। हम बचपन से इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े और पिटे। हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। और हमारे समाज व्यवहार में सदा सखे की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। लेखक कह रहा कि मैं आज 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे पूर्व देखा था, यानी कि जब मैंने इससे पहले देखा था, तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा। यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषता मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे इसे टिट्टी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टिट्टी, टिट्टी आ जा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, हूँ। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाकर चौंक कर कहा, हम्म। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु
इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा और वह एकटक मेरी ओर देख रही थी। किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनरुज्जीवित करने की और चेष्टा में फसल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंक को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृति में मानो मर गया है। उतने छीन बल से यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तब किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिला नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का संरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। इम्पोर्टेंट है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं, 1:30 या 2 बजे घर लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटा फिर चक्कर लगाने जाते हैं, डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। जो ये कथन आए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन कथनों से ही कूट के क्वेश्चन बनेंगे। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी कोई और ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया, चिड़चिड़ा सा हमेशा ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया, उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े और गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वे चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी। मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टिट्टी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है। किंतु चली गई। मैं टिट्टी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के एकाएक में चौंका। मैंने सुना मालती वहां वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी, 3 बज गई, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था या सब कुछ? बहुत था, हाँ बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यो ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा।
मालती मानो किसी विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी तक बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो। और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टिट्टी ने की। एकाकी फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया? तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो दो एक दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिंसी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ भी रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह एक अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर या जैसे मालती। अब लेखक खुद सोच रहा है कि इस घर में क्या है, नीरसता सी की छाया है। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताब दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गई। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लोरी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया। यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई, फिर बोली, तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं भला, थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज कर रखती हूँ और पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टिट्टी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन-खन ध्वनि मिलकर एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे-धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊगने लगा। एकाएक वह स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी और मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे हैं। 4 खड़क रहे, इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना, मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र से स्वर में कह रही थी, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्र विश्रांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है। न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी कभी के बज चुके थे। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को, पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित गिलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं?
आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन, हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई और बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन की किसी की टांग किसी की भा काट आते हैं, इसी का नाम अच्छा अभ्यास है। महेश्वर हंस बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर सरकारी अस्पताल में। न क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप टिप। मालती ने कहा, पानी। उठकर चली गई। खनखनाट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टिट्टी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयां ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे। आपने आने का इतना लाभ ही होगा। आपके आने का इतना लाभ होगा। टिट्टी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ। दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टिट्टी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए। वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टिट्टी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता या फिर एकदम चुप हो जाता। कभी-कभी हम हँस पड़ते या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक रो और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाले लिए। जिस कागज में वे लिपेटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, कि जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी, हाजिरी को चुकने के बाद चोरी क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियां तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब भी मैं खिन मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता-पिता तंग थे कि एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद में देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो या नहीं, तो मार-मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली और पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती थी। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं फर्ज पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा, उदात्त स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय वह मैं यही सोच रहा था कि उद्दत और चंचल मारती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनाओगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विशीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से
उसे थपकने और दूसरे से कई छोटे-छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की एक दूसरे से के कुछ कहने की न जाने किसकी न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। अब हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे। टिट्टी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप भी अधिक होंगे। 18 मील पैदल चल कर आए। कितने मील? 18। इंपोर्टेंट है। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊग रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे और मालती भोजन कर रही थी। थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनर्भ था। मैंने देखा उस सरकारी चटाई क्वार्टर के दिन में अत्यंत सूक्ष्म और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष हैं, जो धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा। अकेले मैंने महेश्वर ऊग रहे थे। मालती उस समय भोजन से निर्वत होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिट्टी की ओर देखा और एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पिलंग से नीचे गिर पड़ा। चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट तो बहुत लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध सा हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में ने मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन ने भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर गई है। उनके जीवन के इस पहले की यौवन में घुन की तरह लग गई, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्वज शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लौटकर उग रहे थे। टिटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या मालती चंद्रिका और तारों को देख रही थी? तभी 11 बजे का घंटा बजा।
मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। तो यह थी पूरी संपूर्ण कहानी। अब इससे संबंधित जो कथन है वे मैं आपको को करा देती हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्रम से भी पूछ ले जाते हैं। और कहानी का कथन, पहला कथन है, मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जागा कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंक को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृति में मानो मर गया। उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो और वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तो यहाँ पे लेखक मालती के विषय में सोच रहा है। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। लेखक सोच रहा है, जब लेखक मालती से मिलने गया, कि उसके आंगन में पैर पड़ते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी सांप की छाया इस घर पे मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अखत्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी भोजल और प्रकंप्य और घना सा फैल रहा था। तीसरा है, मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उससे पूर्व देखा तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता एक बच्चे की माँ है। कौन? मालती के बारे में बता रहा लेखक। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी मान नहीं होना चाहिए। मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान की करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार को, तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे वैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंक को एक व्यक्ति एकाएक उठाने और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिरविस्मृति में मानो मर गया हो। कथन रिपीट हो रहा है। उनका जीवन बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, दवाइयाँ, वही स्वयं उकताए हुए, और इसलिए और साथ ही उसके भयंकर गर्मी के कारण अपने फुर्सत के समय में भी सुस्ती रहते हैं। यह कथन महेश्वर के संदर्भ में। महेश्वर क्या है? डॉक्टर है। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पति 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। मालती, रोज ही ऐसा होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। वैसे हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। वह 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार उग्र रूप में मैंने सुना, मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वही थके हुए यंत्र से के स्वर में कह रही है, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर स्पीडोमीटर यंत्र फासला नापता जाता है और यंत्र विश्रांत स्वर में कहता है, किससे? कि मैंने अपनी अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल, ने क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती, अब कोई मर मुर भी जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। वह उद्दंड और चंचल मारती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मट मैले हुए। चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग जो कोमल है, किंतु करुण नहीं, अशांति में है, किंतु उद्वेग में नहीं। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती। मालती कथावाचक से
कहती है। इसकी चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है, मालती कहती है। किसे? टिट्टी को। माँ युवती, माँ यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो? और यह अभी, अब जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। लेखक। सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसकी परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया है। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी स्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही साथ मुख हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए हैं। तो वही ये कहानी थी। इस कहानी को एक बार पढ़ने में आपको समझ में नहीं आई, 2-3 बार कम से कम पढ़िए, तब आपको कहानी समझ में आएगी और उसके कथन भी याद हो जाएँगे। रटना नहीं है, सिर्फ़ पढ़ना है समझ के। तो 1-2 बार आप रीड करेंगे तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपकी कहानी अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।